सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे बादेव। अब तक हमने अपने क्लास 10th फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम है रिवीजन का। और हम आज से इस रिवीजन की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर अगर आपने हमारे लॉन्ग वीडियोस, हमारे डिटेल्ड वीडियोस नहीं भी देखे होंगे तो इन सीरीज में ज्वाइन होकर के आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड के लिए। तो आज हम पहले चैप्टर यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन से स्टार्ट करके आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, इसके रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे और वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो आपसे बोर्ड में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। और फिर इसके बाद यानी कि इस रिवीजन के बाद इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल की वीडियोस लेकर के हम आएंगे। तो अब तक आपके जो फ्रेंड्स इससे नहीं ज्वाइन हुए हैं उनको जल्दी से शेयर कर दें और फिर हम इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की, तो जो मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था वो कुछ ऐसे स्टार्ट किया था कि यहाँ पर हमारे पास है टर्म लाइट जिसका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमको देखना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे लाइट है क्या। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी को भी हम साथ लेकर के चलेंगे। तो एनसीईआरटी सबसे पहले बात करती है कि एक डार्क रूम है जिसके अंदर हम चीज़ों को नहीं देख पाते, लेकिन अगर वहां पर लाइट है, अगर हम बल्ब को ऑन करें, ठीक, बल्ब को के ग्लो होने के साथ ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये ऐसी क्या सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ऑब्वियसली यही लाइट है। अगर बात करें तो हम कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, हम कह सकते हैं। और मैंने जो आपको एक डेफिनेशन दी थी वो ये कहा था कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद कीजिए क्या कहा था, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन रेंज ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। 400 से 750 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ का जो रेंज है, इसके बीच की, इस रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। फिर हमने कुछ चीज़ें कंसीडर की थी। मैंने वेव कहा और वेव तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लेकिन इन चीज़ों को हम डिटेल में क्लास 12 में पढ़ेंगे ऐसा बोल करके हमने बात की थी कि हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इसको हमने बोला था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और दूसरी बात हमने कही थी कि अगर लाइट को हम 180 डिग्री रिवर्स कर दें, 180 डिग्री रिवर्स कर दें तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। हमने कहा लाइट इज अ part of electromagnetic spectrum which lies between the range of wavelength 400 nanometer to 750, अगर एंगस्ट्रॉन में बात किया जाए तो 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉन। इस तरह से ये हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने के लिए। सेकंड हमने बात की लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लीनियर प्रोपेगेशन, जिसके अंदर हमने बात की कि ऑलवेज लाइट रेज एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगी, ठीक। और फिर हमने कहा कि अगर लाइट रेज को 180 डिग्री रिवर्स कर दिया जाए, अगर 180 डिग्री पर बेंड कर दिया जाए, यानी कि लाइट रेज आ रही हो, मैं एक मिरर यहाँ पर ला करके लगाऊं और यहाँ से जैसे ही मिरर अगर के स्ट्राइक करेगा क्या होगा, लाइट रेज 180 डिग्री रिवर्स हो जाएंगी। तो जिस पाथ से आई थी एग्जैक्टली सेम पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे और इसे हम कहते हैं क्या, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनको कंसीडर करते हुए हमने जब लाइट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें कई सारी फिनोमिनाज मिली जो लाइट शो करती है हमारे नेचर के अंदर। जैसे कि जब भी लाइट रेज जा करके किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद कुछ बिहेवियर्स, कुछ प्रॉपर्टीज शो करती है, जिनमें से एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट की रेज
जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट फिनोमेना, जिसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जब भी लाइट रेज सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाए इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब हम पहले बात कर लेते हैं कि और कौन सी फिनोमेनास है। दूसरी फिनोमेना हमारी जो हम देखते हैं वो होती है कि लाइट रे जिस मीडियम पे आकर के स्ट्राइक की है, हो सकता है कि उस मीडियम के अंदर, या हो सकता है क्या, कुछ पार्ट लाइट का दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है, और जैसे ही इंटर करेगा अपने पाथ से लाइट की रेज डेविएट हो जाएंगी, अपने पाथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाएंगी, भटक जाएंगी, और इसे कहेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ एक और फिनोमेना होती है कि इस सरफेस के ऊपर जहां पर स्ट्राइक की है, सरफेस कुछ लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा कई सारी फिनोमेनाज होती हैं, लेकिन क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी कि हमें इन दो फिनोमेनाज को डिटेल में पढ़ना था, और हमने पढ़ा, हमने काफी डिटेल में पढ़ा। और मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम रिवीजन करने चल रहे हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम रिवीजन करने चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं किसी ने कहा कि सर पूरा बोल्ट विजिबल नहीं है। अब विजिबल होगा, अब विजिबल होगा। ओके जी, हमने बात किया कि अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझें, हम जाने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो हमने जो चीजें देखी थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर, हमने सबसे पहले कहा कि कोई हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर अगर लाइट रेज आ रही है, आने के बाद जब स्ट्राइक कर रही है तो यहां से सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगे, एंड दिस फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाने की इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सरफेस कैसी भी हो, ये सरफेस स्मूथ हो, ये सरफेस रफ हो, प्लेन हो, कर्व हो, कैसी भी सरफेस हो, जो पार्ट लाइट के जो सरफेसेस लाइट के कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करेंगी, बाउंस बैक करेंगी, वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगी। क्या? कुछ लॉज को फॉलो करेंगी, जिन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं इन्हें हटा देता हूं और यहां से स्टार्ट करता हूं कि कैसे फॉलो कर रहे हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि reflection of light. When light rays strikes on a surface which divides two different media, which is a boundary of two different media, a part of light, some part of light bounces back into the same medium, return back into the same medium, and this phenomena of bouncing back, returning back is called reflection of light. Is called reflection of light. लेकिन मैंने कहा कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा सर, कुछ लॉस फॉलो होंगे, ऐसे ही नहीं कि किधर से भी बाउंस बैक हो जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। फिर कैसे? क्लास 9th में हम लोगों ने साउंड पढ़ा था, साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ा था, वहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। अगर मैं एक बॉल को दीवार पे, वॉल पे हिट करूं, ये बॉल जो लौट करके आएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ये भी रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की मैं बात करता हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले आइए हम एक प्लेन मिरर के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि कैसे हो रही है।
सबसे पहले ये एक सरफेस है, इसको मैंने इधर से पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्यों किया, बताया था कि मोस्ट ऑफ द लाइट, मैं पढ़ने जा रहा हूँ रिफ्लेक्शन को, मैं समझने चाह रहा हूँ रिफ्लेक्शन को, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो मैं एक ऐसी ही सरफेस लूँ कि मोस्ट ऑफ द लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाए ना। क्यों रिफ्लेक्शन हो वहाँ पर ज़्यादा, क्यों एब्जॉर्प्शन हो, ऐसे में हमें कंफ्यूजन आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक लाइट रे यहाँ पर आकर के स्ट्राइक की, ये लाइट रे बाउंस बैक हो गई सेम मीडियम के अंदर, क्या ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले अगर ये मैं लाइट की बात करूं तो इसे मैं नाम दूंगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इस लाइट को मैं नाम दूंगा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इसके साथ ही जो ये पॉइंट है जहां पर इस मिरर के सरफेस पे इस जिस पॉइंट पे लाइट रे आकर के स्ट्राइक की, इसे मैं कहूंगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर लाइट इंसिडेंस हुई है। अब आती है लॉ की बात कि अगर मैं इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रा कर दूं, एक नॉर्मल ड्रा कर दूं, तो इस नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसी तरह से इसी नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं एग्जाम हॉल में, और हम करते क्या है कि इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है। मैंने अपने क्लासरूम में कई बार आपको गलत करवाया है, कई बार आपको कंफ्यूज किया है, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। तो फिर क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कह दिया जाए कि लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर ऑन अ सरफेस with an angle of 30 degree with the surface, find the angle of reflection, find the angle of reflection। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता, इतना इजी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन इसे क्वेश्चन के अंदर जहां पर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस यूज करना होगा, वहां पर इस क्वेश्चन को इस तरह से शामिल किया जा सकता है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बिल्कुल भी नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर है कहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर है, यानी कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ क्या बन गया, यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो बना वो ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में रहेंगे। इस तरह से इंसिडेंट हुई, इस तरह से रिफ्लेक्टेड हुई, ये नॉर्मल हुआ, इस तरह से इंसिडेंट हो रही होगी, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ये नॉर्मल होगा, तीनों सेम प्लेन में होंगे। जो लाइट रेज यहाँ पर आ रही है, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एक प्लेन में होंगे। यानी कि जब भी मैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल की बात करूंगा, तो वहां पर हमें मिलेगा कि सेम प्लेन में लाई करेंगे। इसके साथ ही जो सेकेंड लॉ हमारा है, सेकेंड लॉ वो कहता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा, कैसी भी सरफेस क्यों ना हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, इनमें डिफरेंसेस नहीं आ सकते। कभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये हुए हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हुए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है और रिफ्लेक्शन की फिनोमिना पर बेस्ड जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे पास है मिरर, मेरे साइड में रखा हुआ है। ये मिरर काम करता है रिफ्लेक्शन की फिनोमिना पे बेस्ड है, इमेजेस बनाता है, ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनाता है। जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से जाती हैं,
मिरर से स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम देखेंगे कि इस रिफ्लेक्शन के लॉ को यूज करके किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर मैं एक प्लेन मिरर की बात करूं, एक प्लेन मिरर की बात करूं इस तरह से, ठीक है, और इसके सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रहा हूं, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर लाई कर रहा हूं। अब इसकी इमेज कैसे बने, इसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? तो मैं कहूंगा कि जब भी आपको इमेज का फॉर्मेशन करना हो, मैंने बहुत बार ये बात कही है, तो सेम पॉइंट से मिनिमम 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड है हमको। सेम पॉइंट से अगर 2 लाइट रेज को हम लेकर के जाएं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पर मीट करें, जहां पर इंटरसेक्ट करें, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ही पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो यहां से निकलेगी ये लाइट, सॉरी यहां से जाएगी एक लाइट रे, हो सकता है कि कोई लाइट रे इस प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंस हो रही हो, और ऑब्वियस सी बात है जब परपेंडिकुलरली जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 0, यानी कि लाइट रे वापस से इसी पाथ से वापस हो जाएगी। कोई और लाइट रे भी होगी, मिनिमम 2 रिक्वायर्ड है हमें, बहुत सारी होंगी। तो मैंने कहा कि एक लाइट रे चली गई इस तरह से, मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये है नॉर्मल। रिफ्लेक्ट होगी सर तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आई इज इक्वल टू आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेस, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज रियल स्पेस में कहीं मीट कर रही हैं? हमें तो नहीं लग रहा। डाइवर्जिंग लाइट रेज है, मीट नहीं करेंगी। और जब ऐसे लाइट रेज मीट नहीं करती हैं तो मैं क्या करता हूं कि इन्हें आगे बढ़ाए वर्चुअल स्पेस के अंदर। वर्चुअल स्पेस के अंदर अगर मैं इस लाइट रे को इस तरह से बढ़ाऊंगा तो पता चलता है कि यहाँ से देखें, यहाँ से देखने पर लगता है कि ये लाइट रे इस पॉइंट से आ रही है, सेम पॉइंट से ये लाइट रे भी आ रही है, मतलब यहाँ पर दोनों लाइट रेज मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं। बोथ लाइट रेज आर मीट्स टू अपीयर एट दिस पॉइंट, और यही पॉइंट हमारा कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट की इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। क्योंकि ये एक प्लेन मिरर था, तो जिस डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है, सेम डिस्टेंस पर मिरर से इमेज हमको मिलता है, सेम साइज का मिलता है, ठीक। लेटरली इन्वर्टेड मिलता है प्लेन मिरर के अंदर, लेटरली इन्वर्टेड मिलता है जब आप अपने घर में प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे और अपने इमेज से हैंडशेक के लिए आगे करेंगे हाथ, तो पता चलेगा कि अगर आपने राइट हैंड को आगे बढ़ाया होगा कि हैंडशेक करते हैं, तो आप हैंडशेक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो इमेज होगा ऐसा आपको लगेगा कि उसने अपने लेफ्ट हैंड को आगे किया है, ठीक। लिटरली इन्वर्ट हो जाता है, लिटरली इन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से इमेजेस यहाँ पर बन रही है। तो ये तो हुआ इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। लेकिन हमें पता है सर, हमें पता है कि हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर इतना रिफ्लेक्शन इतना ही नहीं है, बल्कि हमें रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस पर भी बात करनी है। हमें रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस पर क्या बात करनी है? हमारे पास कुछ कर्व यानी स्फेरिकल मिरर्स हैं। कर्व सरफेसेस वैसे बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर, क्लास 10 सिलेबस के अंदर जो कर्व सरफेसेस है वो स्फेरिकल मिरर्स ही हैं बस। कौन से? स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं सर? हमने बताया आपको, अगर आपने हमारी डिटेल्ड वीडियोस देख रखी हो तो वहां पर हमने बात किया था कि हमारे पास अगर कोई एक स्फीयर है, अगर एक स्फीयर है ग्लास मटेरियल से बना हुआ, सॉरी ये ठीक तो नहीं बना है, लगभग ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऐसा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है जो ग्लास मटेरियल से बना हुआ है। अब क्योंकि इसका हर एक पार्ट तो कर्व है ना,
हर एक पार्ट कर्व है, और अगर इसके किसी पार्ट को मैं कट करके उसके एक पार्ट को पॉलिश कर दूं जिससे कि लाइट दूसरे साइड ना जाने पाए, इस पार्ट को ऐसा कट करूं, इधर पॉलिश कर दें, इस पार्ट को ऐसा कट करें, इधर पॉलिश कर दें। मैंने दोनों सेम पार्ट कट किए, लेकिन एक में मैंने केव साइड पॉलिश कर दिया, एक में मैंने उभरी हुई साइड पर पॉलिश कर दिया, यानी कि दोनों का नेचर डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कहा कि इसी हॉलो स्फीयर के उस पार्ट को जिसको हमने पॉलिश कर दिया है हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यहाँ पर दो तरह के मिरर्स हमको मिले हैं। हमको मिला है ये कैसा, कॉन्वेक्स मिरर, ये हमको कैसा मिला है, कॉनकेव मिरर। नाम हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे दिया, हमने बताया था कि जब भी रिफ्लेक्शन, ये जो पॉलिश्ड पार्ट है यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट आएगी इधर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, लाइट आएगी इधर से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यानी कि जो नॉन पॉलिश्ड पार्ट है वहाँ पर लाइट स्ट्राइक होगी, रिफ्लेक्ट होगी, वही पार्ट रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को करवाएगा और वहीं से हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। यानी कि जब वेक्स पार्ट से, उभरे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन हो तो हम उसको नाम देते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जब केव पार्ट से रिफ्लेक्शन हो हम उसको नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। इस तरह से हमने नाम दिया। और इसी हॉलो स्फीयर के सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, इसी के मिड पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस पॉइंट। ये और इनके बीच की लेंथ को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो इस मिरर का ज्योमेट्रिकल पॉइंट था उसे हमने नाम दिया था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को हमने कहा था प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही लाई कर रहा था फोकस पॉइंट। पोल एंड सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हमने कहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट हमने नाम दिया था फोकल लेंथ। ये तमाम चीजें थी। क्या क्या चीजें थी, आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, रेडियस, सॉरी सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट आपको फोकस पॉइंट। अच्छा, फोकस पॉइंट के बारे में मैंने एक बात और कही थी, मैंने फोकस पॉइंट के बारे में एक बात ये कही थी कि हम पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को ही फोकस पॉइंट नहीं कहेंगे। फोकस पॉइंट हमारे कहने का मतलब ये होगा कि जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, फोकस होती हैं या फोकस होती हुई अपीयर होती हैं, उससे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक, और इत्तेफाक ऐसा है, हमने ये बात की थी कि इत्तेफाक ऐसा है कि हमारा वो पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल लाई कर रहा होता है, तो फोकस पॉइंट हो गया। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर फोकल लेंथ, फिर पोल। ये तमाम वो टर्म्स थे जो हमें याद रखने जरूरी है, जो हमें जानने जरूरी है, और इन्हीं सब टर्म्स के बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की के थ्रू स्फेरिकल मिरर्स से भी इमेज का फॉर्मेशन सीखेंगे। हमने कहा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो फिर हम जब ये बात जान रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होने वाले हैं, तो हमेशा ही हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल करके ऐसा नहीं कर सकते कि इमेज के फॉर्मेशन के टाइम पर हमेशा ही I इज इक्वल टू R हम कंसीडर करते रहें। ठीक, तो अब जब ऐसा नहीं कर सकते तो हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ गए थे। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ रूल्स याद किए थे जिससे कि हमें इमेज के फॉर्मेशन में आसानी हो। इसमें से पहला केस क्या था, पहला रूल क्या था, अगर मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस पॉइंट है, पोल है। मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस पॉइंट है, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
हमने बात की थी कि जब भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगी मिरर पे, जब भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होंगी मिरर पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर फोकस पॉइंट से पास होंगी, फोकस पॉइंट से पास होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉन्वेक्स मिरर फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होंगी। यानी कि अगर ये रिफ्लेक्शन इस तरह से हो और मैं इसको यहां से देखूं, इस पॉइंट से देखूं, तो लगेगा तो यही ना कि सर यहां से आ रही है लाइट, तो क्या कहेंगे? इन कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होंगी। इन कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होंगी। ठीक, ये पहली बात थी। सेकंड केस था, सेकंड रूल था इसी का उल्टा, जस्ट अपोजिट, कि अगर लाइट रेज फोकस पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी लाइट रे फोकस पॉइंट से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट रे यहां पर तो पास हो नहीं सकती ना सर, यहां पर पास हो नहीं सकती। यानी कि मैं कह दूं कि लाइट रे एक ऐसी है जो कि हमें लग रहा है कि अगर ये मिरर ना होता तो फोकस पॉइंट से पास हो जाती, अगर ये मिरर ना होता तो फोकस पॉइंट से पास हो जाती। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे पास हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फर्स्ट रूल था हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से पास हुई या पास होती हुई अपीयर हुई। सेकेंड रूल था कि फोकस पॉइंट से आ रही है लाइट, इंसिडेंट हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस पॉइंट्स पे आती हुई, फोकस पॉइंट पे जाती हुई, इंसिडेंट होती हुई अपीयर हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये फर्स्ट था, ये सेकेंड रूल। थर्ड क्या था सर? थर्ड हमारे पास ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास है, कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइट सेम पाथ से वापस हो जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों में से किसी पर भी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सेंटर ऑफ अ स्फीयर, सेंटर ऑफ अ स्फीयर जो भी है उसकी बाउंड्री पर, उस स्फीयर के आउटलाइन पर हमेशा वहां से जो जाने वाली कोई, पास होने वाली कोई भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर होती है, इस पे परपेंडिकुलर होती है। और जब हमेशा परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सर कितना हुआ? 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ? 0। यानी जिस पास से जाएगी उसी पास से लाइट को वापस आना पड़ेगा, उसी पास से वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर सर क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जा तो नहीं सकती एक्चुअल में, बट अगर उसी डायरेक्शन में जा रही है तो इस सरफेस पे तो अभी भी नॉर्मल है ना सर। ये अगर इस डायरेक्शन में लाइट ऐसा इंसिडेंट हो रही है तो इस सरफेस पे अभी तो ये नॉर्मल है। तो जब भी लाइट स्टेट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही हो, ऐसी कंडीशन में स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों से ही लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी उसी सेम पाथ से वापस हो जाती है। ये हमारा था थर्ड पॉइंट। और फोर्थ क्या है? फोर्थ हमारा वही है कि जब इस मिरर के पोल पे लाइट रेज आएंगी, पोल पे, तो सेम एंगल बनाती हुई वापस चली जाएंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है वो तो नॉर्मल है ना सर, प्रिंसिपल एक्सिस से वो तो नॉर्मल है, मिरर के सरफेस पे नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर पोल पे लाइट रे आ रही है तो एंगल जो बन रहा है यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है यही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट रेज पास हो जाए पोल से तो जितना एंगल बना है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और ये 4 रूल्स अगर आपने याद कर लिए तो आपके पास कुछ भी बचा नहीं है, इमेज फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो सर अब हम क्या इमेज फॉर्मेशन करके देखें? अब हम इमेज फॉर्मेशन करके देखते हैं ना। क्या इमेज फॉर्मेशन करें? सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर देखते हैं। कॉनकेव मिरर में जो केसेस हैं उनको देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है सर, और इस कॉनकेव मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो, कहाँ पर है? या तो मैं एकदम पास से स्टार्ट करूं, ऑब्जेक्ट को रखना दूर लेकर जाऊं, या फिर मैं एकदम
दूर से स्टार्ट करूँ और पास लाता जाऊँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं फारदेस्ट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ और वो हमारे पास कहाँ पर है, हमारे पास इन्फिनिटी पर है। और इन्फिनिटी के उस पॉइंट से मैं उस ऑब्जेक्ट को उठा करके धीरे धीरे पास लाता जाऊंगा और मैं अलग अलग केसेस को कंसीडर करता जाऊंगा, इमेज का फॉर्मेशन होता जाएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है सर? इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि वहां के सेम पॉइंट से जब लाइट रेज आती हैं सर, इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट से सेम पॉइंट से, मैंने कहा था सेम पॉइंट से में दो मिनिमम 2 लाइट रेज रिक्वायर्ड है। तो जब सेम पॉइंट से लाइट रेज आएंगी तो वो सेम पॉइंट से आने के बावजूद एक दूसरे के पैरेलल, क्या पैरेलल, यानी कि मैंने कहा कि चलो और आसान करते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। मैंने कहा कि वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगे। कहाँ पर? ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट। लाइट रेज आ रही है, मैंने कहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। एक लाइट रे ये आ गई, दूसरी लाइट रे ये आ गई, दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। और आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारा रूल नंबर फर्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होंगी फोकस पॉइंट से, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास होंगी फोकस पॉइंट से। जितनी भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी सारी एक दूसरे के पैरेलल। मैंने दो बनाई मैंने, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट रेज जो इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू ईच अदर। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से मीट करेंगी, कहाँ पर? फोकस पॉइंट पे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज जहाँ पर मीट करती है या मीट करती हुई अपीयर हो, वहीं पर हमारा इमेज, यानी कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ पर बना सर? इमेज कहाँ पर बना? इमेज बना हमारा फोकस पॉइंट पे। कैसा इमेज बना? रियल। कैसा बना? रियल। मैग्नीफाइड है क्या? नहीं सर, बहुत छोटा है, डिमिनिस्ड। और जब केस इन्फिनिटी का हम कहेंगे हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। और जब रियल बोला जाए तो रियल के साथ आप इन्वर्टेड फ्री का समझे, इन्वर्टेड फ्री का समझे। यानी कि जब इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले से, रिवाइज कर रहे हैं। केस को और पास करें। हमारे पास फोकस पॉइंट है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट, पास लेकर के आए, डिफिनिट पोजीशन पे आएगा। तो मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी कहीं पर। ये रहा सर हमारा ऑब्जेक्ट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी कहीं पर। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे हेड भी दिख रहा है, टेल भी दिख रहा है। इस एरो के अपर पॉइंट को हम कहते हैं हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं टेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस हेड से 2 लाइट रेज मिनिमम मुझे रिक्वायर्ड है जिससे मैं हेड का इमेज बना सकूं और टेल का इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस पर उसी के परपेंडिकुलर बन जाता है। आइए देखते हैं। मैंने कहा एक पैरेलल जा रही है सर प्रिंसिपल एक्सिस के, सबसे इजी हमारे लिए है और हम वही बार बार यूज कर रहे हैं। फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ क्योंकि रिवीजन चल रहा है। और सेकंड क्या? सेकंड चाहूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दूं, चाहूँ तो फोकस पॉइंट से पास कर दूं, चाहूँ तो पोल से लेकर के जाऊँ। कोई भी लाइट रे कंसीडर करेंगे इमेज सेम पॉइंट पर बनेगी। कोई भी लाइट रे कंसीडर करेंगे इमेज सेम पॉइंट पर बनेगी। सबसे इजी कौन सा है सर हमारे लिए सबसे इजी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाए, रिफ्लेक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसी पास से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रे हुई, रिफ्लेक्टेड रे हुई, इंसिडेंट रे हुई, रिफ्लेक्टेड रेज इस सेम पॉइंट पे मीट कर रही है, मतलब यहीं पर इसका हेड है और इसी की परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर टेल है। कैसी इमेज बनी सर? इमेज कैसी बनी? इमेज बनी है रियल के साथ इन्वर्टेड। जिस साइड में हेड था उसके अपोजिट में हेड आ गया, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हेड आ गया, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड। ये तमाम चीजें हमें इसके बारे में मिल रही हैं। ठीक है, अब इस तरह से मैं ये रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि तो मैं सारे केसेस बना करके दिखा दूँ? नहीं सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आप करेंगे इस ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और पास लेकर के आएंगे फिर बिटवीन फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर और पास लेकर के आएंगे यानी कि फोकस पॉइंट पर प्लेस कर देंगे, और पास लेकर के आएंगे कहाँ पर प्लेस कर देंगे? बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल। यानी कि ये केसेस हमारे बन रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर पॉलिश करना मैं भूल गया।
तो जहां पर आपकी लाइट रेस कट करती जाए, इंटरसेक्ट करती जाए, मीट करती जाए रिफ्लेक्टेड, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन बनता चला जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पर होता चला जाएगा। और अब मैं कुछ केसेस कॉन्वेक्स कॉन्केव के बता दिया, तो कुछ केसेस कॉन्वेक्स के भी कंसीडर कर लें, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं यहाँ हो सकता है फोकस पॉइंट, कहीं यहाँ पर हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है। लाइट रेज अगेन पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। मैंने कहा प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल आए तो क्या दिक्कत, किसी को ना आए तो क्या दिक्कत, आए तो क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर लाइट रेज फोकस पॉइंट पे जाती तो नहीं है सर, फोकस पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है, यानी कि यहाँ पर जाती हुई इस तरह से ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ फोकस पॉइंट से आ रही है, ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे यहाँ फोकस पॉइंट से आ रही है। यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक डाइवर्जिंग लाइट रे मिल रही है हमको। ये लाइट रे मिलेगी क्या कभी, मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। तो बैक ट्रेस ऑलरेडी हुई पड़ी है, और कहाँ मिल रही है, लग रहा है कि फोकस पॉइंट से ही आ रही है। ठीक, ये लाइट रेस कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है। तो यानी कि इनका इमेज कहाँ पर बन गया सर, फोकस पॉइंट की। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, इमेज कहाँ पर बन गया, फोकस पॉइंट पर। और ये इमेज के बारे में क्या कहेंगे सर, इस इमेज के बारे में हम कहेंगे कि रियल है, नहीं सर वर्चुअल है। लाइट रेज रियल लाइट रेज नहीं मीट कर रही है, रियल स्पेस में नहीं मीट कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है, वर्चुअल है। ठीक, बढ़िया है, वर्चुअल है। अब ये वर्चुअल लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो ये वर्चुअल इमेज हुई। ठीक, लाइट चली गई। ये हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी में कुछ आपके पास दिखने में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन मैंने देखा क्लियर है इमेजेस, तो मैं अभी कंटिन्यू रखता हूँ। वर्चुअल है, वर्चुअल है तो इरेक्ट, वर्चुअल के साथ जैसे रियल के साथ इनवर्टेड फ्री मिला था, वैसे वर्चुअल के साथ क्या, इरेक्ट फ्री मिला है हमको। और साइज क्या है सर, साइज तो इसकी भी हाईली डिमिनिश्ड है, साइज हाईली डिमिनिश्ड है। तो फिर इसके बारे में हमने यही कहा कि साइज हाईली डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, यानी कि वहां पर जैसी चीजें मिल रही थी उसका कुछ उल्टा मिल रहा है। एक केस हम और इसका देखते हैं, वो केस क्या है। हमने इस ऑब्जेक्ट को और पास किया, इस ऑब्जेक्ट को और पास किया, ये हुआ फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इसको डेफिनिट डिस्टेंस पर लेकर के आया, इन्फिनिटी से डेफिनिट पर। अब यहां पर डेफिनिट डिस्टेंस मेरे पास क्या है, जैसे मैं डेफिनिट पे लेकर के आऊंगा, यानी कि मुझे एक बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी मिलेगा, यानी कि यही एक केस हमें मिलने ही वाला है सर। क्या कोई केस मिलेगा, नहीं, यही एक केस हमको मिलने वाला है। यहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट हुई इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होना चाहेंगी ऐसे कि जैसे लगे कि फोकस पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक, इस तरह से। और सेकंड को मैं कहूँ कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना चाहे तो शायद कि ये लाइट कुछ इस तरह से आए, और यहाँ पर ये दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। कहाँ पर, वर्चुअल लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं, वर्चुअल स्पेस में इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होती हैं। यानी कि यहाँ पर एक इमेज बनेगा जो वर्चुअल है, जो इरेक्ट है, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट का हेड है सेम साइड में इमेज का भी हेड है, जो वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। मैग्नीफाइड है क्या, नहीं मैग्नीफाइड नहीं है, डिमिनिश्ड है। साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड नहीं कहेंगे, हाईली डिमिनिश्ड हम सिर्फ इन्फिनिटी के केस में कहते हैं। तो कॉन्वेक्स के दो केसेस थे, हमने बना दिए। कॉनकेव के बचे हुए केसेस आपने ट्राई करने हैं। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट के वीडियो के अंदर, इसी रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के अंदर और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।